नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको कैसे प्रतिभाग करना है। वीडियो शुरू करने से पहले बोल दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अभी आपने 31 अगस्त से 4 सितंबर को होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग किया, जिसका परिणाम 13 सितंबर को प्रस्तावित है। 13 सितंबर को उसकी परीक्षा का परिणाम आएगा। जो भी परीक्षार्थी, जो भी अभ्यर्थी उस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उनके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से उनको उत्तर प्रदेश की समस्त राजकीय अनुदानित एवं निजी संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया काउंसलिंग के माध्यम से पूर्ण की जाएगी। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे। आप बने रहें, वीडियो को पूरा अवश्य देखें, जिससे आप पूरी प्रक्रिया से भिज्ञ हो जाएंगे। अक्सर बच्चे बहुत गलतियां करते हैं एडमिशन के टाइम पे, बहुत सारी अपूर्ण जानकारी के साथ जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी वो अपनी एडमिशन से भी वंचित रह जाते हैं। तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उससे पहले, सबसे पहले हमें काउंसलिंग में जाने से पहले क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करना ये बहुत ज़रूरी है। जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है उससे पहले आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको www.jecub.nic.in की वेबसाइट को आप विजिट करेंगे और उस वेबसाइट पर तीन बहुत इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, जिसमें नंबर 1 है विवरण पुस्तिका 2021, जिसका अध्ययन आप परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले भी शायद कर चुके होंगे। अगर आपने नहीं किया है तो इसका एक बार अध्ययन अवश्य कर लें। दूसरी है आपकी इंस्टीट्यूट लिस्ट 2020, क्योंकि आप प्रवेश प्रक्रिया में प्रतिभाग करने जा रहे हैं तो आपको ये जानना आवश्यक है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और उनके अंदर कौन कौन सी ब्रांचें हैं जिसमें आप प्रवेश पा सकते हैं और उनकी प्रवेश क्षमता कितनी है। उसके अलावा तीसरा जो बिंदु है वो है आरक्षण संबंधी फॉर्मेट। ठीक है, आरक्षण संबंधी फॉर्मेट। तो जब आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे ये आपकी इस तरह की एक वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। एक बार हम इसको आपको ओपन करके बताते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश की एक वेबसाइट खुलेगी, जिसपे आप देखें सबसे पहले लेफ्ट साइड में अपर कॉर्नर पर विवरण पुस्तिका 2021 दी हुई है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस विवरण पुस्तिका के अंदर जो भी विवरण है वो सारा विवरण आपके सामने आ जाएगा, वो हम देखेंगे भी क्या है। उसके अलावा दूसरा बिंदु हमने बताया था आपको इंस्टीट्यूट लिस्ट विद ब्रांचेस 2020, क्योंकि 2020 तक जितनी संस्थाएं खुल चुकी हैं उन सब की डिटेल इसमें अवेलेबल है। तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन सी राजकीय और अनुदानित संस्थाएं हैं या प्रवेश निजी संस्थाएं जिनमें आप प्रवेश पा सकते हैं। और उसके अलावा तीसरा बिंदु बताया था फॉर्मेट ऑफ रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। तो ये हमें बेसिकली इसका हमें ध्यान रखना है। तो इसमें अगर हम पहले देखें विवरण पुस्तिका, तो ये आप, मैं समझता हूँ अपना एग्जाम देने से पहले आप इसको पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम एक बार इस पर देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या विवरण आपको मिलेगा, क्या किस तरह की जानकारी होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका पाठ्यक्रम ग्रुप है। ग्रुप ए जैसे आपका जो था वो इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए था। ग्रुप E1 E2 जो थे आपके वो फार्मेसी के लिए थे। इसी तरह से डिफरेंट ग्रुप थे। ठीक है, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ये सारे आप इसमें जो भी बिंदु हैं वो आप इसमें एक बार अध्ययन इनका अवश्य कर लेंगे। पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं, प्रवेश की वरीयता क्या है, ये सारे, प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, कोड, अवधि, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी एडमिशन से पहले देख चुके हैं। ठीक है, और कौन कौन से कोर्स का कितना ड्यूरेशन है, कितने वर्ष में वो पूर्ण होगा, ये सारी जानकारी इसके अंदर आपको मिल जाएगी, क्योंकि एडमिशन प्रक्रिया में जाने से पहले आपको इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो ये तो जानकारी आपने, मैं समझता हूँ, फॉर्म भरने से पहले पूरी कर ली होगी। अगर जो भी स्टूडेंट रह गए उन्होंने इस जानकारी को प्राप्त नहीं किया तो एक बार विवरण पुस्तिका का अध्ययन अवश्य कर लें। दूसरी जो है आपकी इंस्टीट्यूट लिस्ट है 2020 तक, कौन कौन सी इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के अंदर राजकीय और अनुदानित संस्थाएं हैं जिनमें आप प्रवेश पा सकते हैं। तो उनको एक बार आप अध्ययन जरूर कर लेंगे। जैसे आप यहाँ देखें तो सबसे पहले जो आ रहा है संस्था का कोड है
1121 BR इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बिचुरी आगरा, ये एक अनुदानित संस्था है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी ब्रांचेज हैं? सिविल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल जिसे ईपीसी बोलते हैं, इसमें 75 ब्रांचेज हैं, 75 सॉरी सीट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इंडस्ट्रियल कंट्रोल के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल लेटरल एंट्री, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल लेटरल एंट्री, ये इसके अंदर 2 ब्रांच है बेसिकली हैं। उसके बाद डीजे पॉलिटेक्निक बड़ौत है, ठीक है, देन टाउन पॉलिटेक्निक बलिया, इसी तरह से ये सारी एडेड संस्थाएं स्टार्टिंग में जो आपको मिल रही हैं। इसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपके पास आएंगी, ये पीएमबी, श्री अनार देवी खंडेलवाल, ये सभी जो है वो अनुदानित संस्थाएं। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 18 अनुदानित संस्थाएं हैं। उसके बाद आगे जो आती हैं आपकी, वो आती हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आएंगी, देन ये देखें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कटाई जोया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुतावली अमरोहा। इस तरह से आप हर एक पॉलिटेक्निक का पहले अध्ययन कर लें और एक लिस्ट बना लें कि कौन कौन सी संभावित संस्थाएं हैं जिनमें आप एडमिशन लेना चाहेंगे, इसका विशेष ध्यान रखें, उसकी लिस्ट एक तैयार कर लें कोई भी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पहले। उसके अलावा जो तीसरा बिंदु है वो है आरक्षण संबंधी फॉर्मेट। जब आप एडमिशन के लिए संस्था में जाते हैं तो उस समय पता लगता है कि आपका जो आरक्षण संबंधी सर्टिफिकेट है वो जो फॉर्मेट पे होना चाहिए उस फॉर्मेट पर नहीं है। उस समय फिर काफ़ी सारे परेशानियां स्टूडेंट को उठानी पड़ती हैं। तो उससे पहले एक बार आप अपने से संबंधित जो भी सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट अवश्य चेक कर लेंगे वेबसाइट पर जाकर कि कौन सी कैटेगरी के लिए किस तरह का फॉर्मेट का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो अप्रोप्रिएट फॉर्मेट का नहीं है तो उसे आप दोबारा से बनवा लें। जैसे सबसे पहला उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट का जो जाति प्रमाण है इस फॉर्मेट में होना चाहिए। देन दूसरा जो है आपका उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए सर्टिफिकेट है। देन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फ्रीडम फाइटर के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र है। मिलिट्री पर्सन के जो भी बच्चे हैं सैनिक आश्रित उनका प्रमाण पत्र है, ठीक है, मिलिट्री पर्सन के लिए। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी का अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए प्रमाण पत्र है। उत्तर प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के प्रवासी उम्मीदवार यानी जो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं और एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं जिस भी राज्य में वो रहते हैं तो उनके लिए है सामान्य निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है। देन उत्तर प्रदेश सरकार ये आपका प्रमाण पत्र संख्या 8A आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए सर्टिफिकेट है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं उनके लिए है। इस तरह से आप अपने से संबंध जो भी सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को पूर्ण रूप से चेक कर लें कि वो आपका अप्रोप्रिएट फॉर्मेट पर है अथवा नहीं है, ठीक है। ये 3 चीजें जानने के बाद उसके बाद आप काउंसलिंग में ऑनलाइन जाएंगे। तो ये तीनों बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखें और इससे संबंधित अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। आगे हम बढ़ते हैं कि वेबसाइट पर जब आपने इन तीनों को विवरण पुस्तिका, इंस्टीट्यूट लिस्ट और रिजर्वेशन फॉर्मेट ये तीनों का अध्ययन करने के बाद जब आप जाएंगे तो जो सबसे पहले हमें देखना है वो हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, काउंसलिंग की एक्टिविटीज हैं, वो क्या क्या काउंसलिंग होगी। तो आपकी, क्योंकि जैसे हमने बताया 13 सितंबर को आपका जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित होगा, प्रस्तावित डेट है, इसीलिए 13 के तुरंत बाद 14 सितंबर से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रस्तावित है। तो जिसमें पहले राउंड की जो काउंसलिंग है, फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन, वन टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, यानी पहले राउंड की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 14 सितंबर से प्रारंभ होगी जो 16 सितंबर तक चलेगी। 14 से 16 के बीच में आप किसी भी दिन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसी दिन आपको इन तीनों दिन में ही अगर आप 14 को अगर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 14 को ही आप उसकी रजिस्ट्रेशन की फीस सबमिट होगी, लगभग 300 रुपये होती है। वो फीस आपको यहाँ पर देनी है जिसके माध्यम से आप काउंसलिंग में प्रतिभाग करेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन फीस के आप काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आप अपनी जो भी फीस है वो फीस आप रजिस्ट्रेशन की सबमिट कर देंगे। ये जो रजिस्ट्रेशन की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो प्रारंभ हो रही है वो पहले उन्हीं छात्रों के लिए है जो उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं, ठीक है, उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे 14 तारीख को, सपोज आपने 14 तारीख को सितंबर को अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया और अपनी रजिस्ट्रेशन की फीस सबमिट कर दी, तो पहले राउंड की चॉइस की जो फिलिंग है और उसकी लॉकिंग है वो आप 15 से 16 के बीच में 15 या 16 तारीख में किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे और फीस सबमिट कर देंगे तो उससे अगले दिन आप
अपनी चॉइस फिल करेंगे। चॉइस में आपको ये बताना होगा कि कौन पहले वरीयता पे आप कौन सी संस्था रखेंगे, उस संस्था में कौन सी ब्रांच रखेंगे। दूसरी वरीयता आपकी कौन सी संस्था होगी, अगर वही संस्था है तो उसके अंदर ब्रांच दूसरी हो सकती है, आपकी दूसरी चॉइस हो सकती है। इस तरह से आप अपनी चॉइस भर सकते हैं। और चॉइस के लिए सबसे आवश्यक बात है कि आप अनलिमिटेड चॉइस भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दो या तीन ही चॉइस देती हैं, आप अनलिमिटेड चॉइस 25, 50, 100 जितनी चॉइस आप फिल करना चाहें उतनी चॉइस आप भर सकते हैं। तो ये काम आपका 15 और 16 तारीख में होगा। जब आप अपनी चॉइस की फिलिंग कर देंगे 15 और 16 तारीख में, तो पहले राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो 17 सितंबर को होगा। यानी 17 सितंबर को आपने जो सीट लॉक की है उसका परिणाम आ जाएगा कि आपने जो चॉइस भरी है उस चॉइस में से कोई चॉइस आपको मिली है अथवा नहीं, वो आपकी मेरिट पर डिपेंड करेगा। ओवरऑल यूपी के स्टेट लेवल पे आपकी मेरिट क्या है, कि वो मेरिट के आधार पर ही सीट अलॉटमेंट होगा। तो ये 17 को आपको ये पता लग जाएगा। जब आपको सीट अलॉटमेंट, मान लीजिए आपकी चॉइस में किसी, आपने जो भी 25-50 चॉइस दी है उसमें से किसी भी एक चॉइस में से आपको कोई संस्था अलॉट हो जाती है, अलॉटमेंट हो जाता है, तो उसके बाद 18 तारीख से लेके 19 तारीख तक आपको ऑनलाइन फ्रीज या फ्लोट की चॉइस करनी है। यानी जो आपको चॉइस मिली है उस आप चॉइस को कंफर्म करना चाहते हैं तो उसे आप फ्रीज करेंगे। अगर आपको चॉइस वो पसंद है, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उसे फ्रीज कर देंगे। ठीक है, फ्रीज करने के माध्यम से आपने अपना एडमिशन उसमें कंफर्म कर दिया। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है फ्लोट। फ्लोट ऑप्शन में ये होता है कि आपको सीट तो मिली है लेकिन आप अगली राउंड में दोबारा से चॉइस फिल करना चाहते हैं। अगर इससे बेटर ऑप्शन आपको मिल जाता है तो आप उसकी तरफ जाएंगे। अगर वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता, अगर मान लीजिए वहां पर ऑप्शन आपको अच्छा नहीं मिलता है, तो ये सीट आपकी यहां पर सेफ रहेगी। ठीक है, अगर वहां पर आपको चॉइस नहीं मिल पाती है तो ये सीट आपकी यहां पर सेफ रहेगी। लेकिन अगर आपको वहां पर चॉइस मिल गई, इससे प्रायोरिटी की चॉइस मिल गई, तो ये सीट आपकी ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगी। तो 18 और 19 को आप अपना ऑनलाइन फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन भरेंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट दी डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर, जैसे ही आप फ्रीज या फ्लोट कर देंगे तो उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो जिले का, जनपद का जो भी हेल्प सेंटर सहायता केंद्र होगा उस पर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। लेकिन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया केवल फ्रीज किए हुए कैंडिडेट को ही करनी है, जिन्होंने अपनी सीट कंफर्म कर दी है कि उनको चॉइस जो मिली है वो चॉइस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन्होंने अपना विकल्प जो है फ्रीज दे दिया। तो उनको अपने जनपद में जो भी जनपद का आपने विकल्प दिया है उसमें जाकर आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कराने हैं। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां पर हेल्प सेंटर पर जाकर वेरीफाई कराने पड़ेंगे। इसके लिए आपको जो संस्था अलॉट है उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपका नजदीकी सहायता केंद्र हो उसमें जाके आप वेरीफाई करा सकते हैं। तो ये 18 और 19 को आपका ये काम होगा, इसी दिन में आपको जाना है। और ये 19 तारीख की शाम को 5 बजे तक संभव है, केवल 19 को। ठीक है, तो समय का विशेष ध्यान रखें और डेट का। उसके बाद जब आपने फर्स्ट राउंड की फीस फ्लोट कर दिया, फर्स्ट राउंड सिक्योरिटी फीस रेट 3000 डिपॉजिट बाय फ्लोट कैंडिडेट। अब जिन स्टूडेंट ने अपना एडमिशन कंफर्म नहीं किया है, उन्होंने फ्लोट विकल्प चुना है। फ्लोट का मतलब दे वांट टू गो इनटू द सेकंड राउंड, वो सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं और दोबारा से अपनी चॉइस फिल करना चाहते हैं। हो सकता है उनको कोई अच्छी चॉइस मिल जाए, तो उन स्टूडेंट को 3000 रुपए सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी फ्लोट कैंडिडेट को। ठीक है, एंड इंस्टीट्यूट फीस डिपोजिशन बाय द फ्रीज कैंडिडेट थ्रू देयर लॉग इन ऑनलाइन। यानी 18-19 में, यानी कि जिन्होंने अपना फ्रीज विकल्प चुना है उनको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हेल्प सेंटर पर, और उनको ऑनलाइन के माध्यम से अपनी फीस, पूरी फीस लॉगिन, अपने लॉगिन में जाकर के इंस्टीट्यूट की फीस जमा करनी होगी। ठीक है, डिपॉजिट करनी है इंस्टीट्यूट फीस, वो आपको वहां पर दिख जाएगी। और जिन्होंने फ्लोट विकल्प लिया है उनको केवल 3000 रुपए विकल्प भरना है। बहुत से स्टूडेंट क्या गलतियां करते हैं, वो फ्लोट विकल्प लेने के बाद वो आराम से सेकंड राउंड का इंतजार करते हैं कि हमें सेकंड राउंड में जाके अब मौका मिलेगा। लेकिन उन्हें पता लगता है कि वो गलती ये कर देते हैं कि फ्लोट का विकल्प लेने के बाद आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करना है। जब तक आप 3000 रुपए जमा नहीं करेंगे तब तक आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। जो फ्रीज कैंडिडेट है उनको पूरी फीस लॉगिन के अंदर जाके जमा करनी है, और जो फ्लोट वाले कैंडिडेट हैं उनको 3000 रुपए सिक्योरिटी फीस जरूर जमा करनी है, जिसकी तिथि 18 और 19 तारीख है। तो इस तरह से ये आपके पहले राउंड की प्रक्रिया है। ठीक है,
उसके बाद दूसरे राउंड की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। सपोज जिन्होंने अपना एडमिशन फ्रीज कर दिया उनका तो एडमिशन कंफर्म हो गया, लेकिन जिन्होंने अपना फ्लोट किया है, इस सेकंड राउंड में कुछ नए स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो पुराने जिन्होंने फ्लोट का विकल्प लिया था वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सेकंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है 20 और 21 तारीख में होगा। ठीक है। उसके बाद सेकेंड राउंड की जो चॉइस की फिलिंग है, जब आप फीस अपना सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर देंगे 20 तारीख को, और आप वन टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, जो स्टूडेंटों ने फ्लोट का पहले राउंड में फ्लोट का विकल्प लिया था उनको रजिस्ट्रेशन फीस दोबारा जमा नहीं करनी है, केवल वन टाइम पेमेंट है। लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद 300 रुपए फीस जरूर जमा करनी है। जब आप फीस सबमिट कर देंगे तो 20 तारीख को या 21 तारीख को सेम डे या अगले दिन आप अपनी चॉइस फिल कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग के लिए आप अपनी चॉइस लॉक कर देंगे। ठीक है। बाय न्यू कैंडिडेट, यानी चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय न्यू कैंडिडेट, जो नए कैंडिडेट हैं उनके द्वारा चॉइस फिलिंग की जाएगी। एंड फ्लोट कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट राउंड, ठीक है, अनलिमिटेड चॉइस में भी फिल्ड, और आपके द्वारा अनलिमिटेड चॉइस भरी जा सकती है जैसा कि पहले राउंड में था। 21 तक आप ये काम करेंगे, 22 को सेकेंड राउंड की सीट का अलॉटमेंट हो जाएगा। यानी जिन्होंने भी सेकेंड राउंड में प्रतिभाग किया है, जिन्होंने भी अपनी चॉइस दी है, उनको 22 तारीख को पता लग जाएगा कि उनको सीट अलॉट हुई है कि नहीं हुई है। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो अगेन वही प्रक्रिया रिपीट होनी है कि आप अपनी अलॉट हुई सीट को या तो फ्रीज कर सकते हैं या फ्लोट कर सकते हैं। फ्रीज करने वाले स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराएंगे, अपने नज़दीकी सहायता केंद्र पर जाकर, आपके नज़दीकी जो भी जनपद है उसके सहायता केंद्र पर जाएंगे और वहां पर जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराएंगे। ठीक है। आपके जो भी काउंसलिंग लेटर होगा, जब फ्रीज कर देंगे तो एक लेटर वहां से निकल के आएगा आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट का। उस अलॉटमेंट लेटर पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, उसको आप जरूर पढ़ लेंगे कि आपको कब वहां पर जाना है और क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, सब कुछ लिखा होता है, उसे अच्छे से पढ़ लें और अपने इंस्टीट्यूट लॉगिन के माध्यम से अपनी फीस को जमा कर दें। ठीक है। और जो स्टूडेंट फ्लोट करेंगे इस राउंड के अंदर, जो स्टूडेंट अपनी चॉइस को फ्लोट करना चाहेंगे उनको 3,000 रुपए के फीस जमा करनी है। ठीक है। तो सेकेंड राउंड सिक्योरिटी फीस रेट 3,000 डिपॉजिट बाय फ्लोट कैंडिडेट एंड इंस्टीट्यूट फीस डिपॉजिट बाय द फ्रीज कैंडिडेट। ठीक है। तो इसमें जो सिक्योरिटी फीस है वो जिन्होंने फ्लोट का ऑप्शन लिया है उनको 3,000 रुपए फीस जमा करनी होगी, और जिन्होंने फ्रीज किया है उनको अपनी पूरी फीस अपने लॉगिन के माध्यम से इंस्टीट्यूट में जमा करनी होगी। तो सेकेंड राउंड की प्रक्रिया भी फर्स्ट राउंड की तरह ही है, बस केवल अंतर उसमें इतना है कि उसमें फ्लोट वाले कैंडिडेट नए सिरे से दोबारा से रजिस्टर करेंगे और वो अपनी चॉइस को दोबारा से भरेंगे। ठीक है। ये सेकेंड राउंड हो गया। उसके बाद थर्ड राउंड स्टार्ट होगा। थर्ड राउंड में जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 सितंबर से स्टार्ट होगा, 25 और 26 तारीख होगा। वन टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस है। जो स्टूडेंट इस राउंड में पहली बार प्रतिभाग करेंगे वो अपनी रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा करेंगे, और जिन्होंने सेकेंड राउंड में फ्लोट का विकल्प चुना था वो इस राउंड में बिना रजिस्ट्रेशन फीस दिए ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। थर्ड राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय न्यू कैंडिडेट एंड फ्लोट कैंडिडेट ऑफ सेकेंड राउंड अनलिमिटेड चॉइस में भी फिल्ड। थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी नई कैंडिडेट की, और जिन्होंने फ्लोट कैंडिडेट थे उनको ऑटोमेटिकली वो केवल अपनी चॉइस फिल करेंगे। सेकेंड राउंड वाले अनलिमिटेड चॉइस आप भर सकते हैं। ये काम 25 और 26 तारीख में ही होगा। और थर्ड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट होगा, ठीक है, वो 27 तारीख को डिक्लेयर होगा। अब इसमें जो भी कैंडिडेट होंगे, चाहे आपने सीट जो भी मिलेगी आपको, इसमें अब आपके पास, क्योंकि इस वाले विकल्प में आपके पास अब फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन नहीं है, सारे कैंडिडेट जिनको भी सीट अलॉट हो जाएगी वो सभी फ्रीज हो जाएंगे। सभी क्या हो जाएंगे? फ्रीज हो जाएंगे। थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 28 से लेके 30 तारीख तक को होगा, 30 तारीख को शाम को 5 बजे तक। तो जितने भी स्टूडेंटों को इंस्टीट्यूट संस्था अलॉट हो गई हैं वो अपने नजदीकी सहायता केंद्र पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराएंगे और अपनी जो भी स्टूडेंट अलॉटेड है वो सब फीस कंसीडर किए जाएंगे और उनको अपने लॉगिन में जाकर इंस्टीट्यूट की फीस जमा करनी होगी, जिसकी तारीख भी 28 से 30 तारीख है। ठीक है। यानी कि आपकी जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है वो 25 से 30 तारीख के बीच में पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग थी जो 14 से लेके 20 तक पूर्ण हो रही थी, 19 तक पूर्ण हो रही थी, और जैसे अभी आप देखें पीछे जो हमारी सेकेंड राउंड की है
वो फर्स्ट राउंड की जो है वो 14 से लेके 19 तक है, और दूसरे राउंड की जो काउंसलिंग है वो 20 से लेके आपकी जो सेकेंड राउंड है वो आपका 25 तक है। ठीक है, और देन ये आपका एक्चुअली यहाँ 23 24 तक आएगा। यहाँ पर ये थोड़ा गलती हो गया है। सेकेंड राउंड की फीस डिपॉजिशन जो 18 और 19 आ गया है, जो फर्स्ट राउंड का है, सेकेंड राउंड में आपको 23 और 24 में जमा करना है, तो इसको आप करेक्ट कर लें। और थर्ड राउंड का जो डेट है वो 25 से लेके 30 तक है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें विशेष ध्यान रखना है, जब आप साइबर कैफे के माध्यम से अगर कहीं पर भी आप किसी कैफे से या किसी इंटरनेट साइबर कैफे में जाकर आप चॉइस लॉक करते हैं, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो चॉइस लॉक करने वाले हैं वो आपके अनुसार चॉइस लॉक करें। कभी कभी कैफे वाले गलतियां कर देते हैं, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट छोड़ के प्राइवेट भर देते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप अच्छे से देख लें कि जो इंस्टीट्यूट अवेलेबल है उसी पे वो लॉक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कभी कभी वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को छोड़कर और वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट को फिल कर देते हैं। तो आप सावधानी पूर्वक अलर्ट रहते हुए अपना काम कराएं, कोई गलती ना हो जिसमें, इसका विशेष ध्यान रखें। जो एडमिटेड सीट अलॉटमेंट विड्रॉवल है, ठीक है, जितने भी लोगों को सीट का अलॉटमेंट हुआ है आप अपनी सीट को कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। वो 18 से लेकर 30 तारीख तक के बीच में ही आप अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हैं। कमिसमेंट ऑफ द क्लासेस फॉर सेशन 21-22, और आपकी जो 21-22 सेशन के लिए जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये काउंसलिंग का शेड्यूल है। अब काउंसलिंग में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, इसको भी विशेष ध्यान देना है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जो हेल्पिंग सेंटर हैं, सहायता केंद्र हैं, उन सभी पर किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। इसीलिए आपको, अगर मान लीजिए आप आजमगढ़ में रहते हैं और आपको कानपुर में जाके सीट अलॉट हुई है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कानपुर आने की आवश्यकता नहीं है, आप आजमगढ़ में ही अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। प्रथम 3 चरण केवल उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तथा प्रवेश के लिए, यानी पहले 3 चरण की जो काउंसलिंग है वो उत्तर प्रदेश के उन अभ्यर्थियों के लिए जिनने संयुक्त प्रवेश परीक्षा दी है और उसमें वो उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए चतुर्थ चरण की काउंसलिंग से भाग ले सकेंगे। यानी 3 राउंड के बाद चौथे राउंड की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वहां से वो उन लोगों के लिए होगी जो यूपी स्टेट के नहीं है, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी नहीं है, किसी और प्रदेश में निवास करते हैं, उनके लिए ये काउंसलिंग होगी। सीट आवंटन के पश्चात फ्लोट ऑब्लिक फ्रीज विकल्प का चयन करना होगा। यानी जैसे हमने बताया आपको, जब आपको सीट आवंटित हो जाएगी, आपको सीट अलॉट हो जाएगी, तो आपको 2 विकल्प मिलेंगे, या तो आप फ्लोट कर सकते हैं या फ्रीज कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज विकल्प चुनते हैं तो आपने अपनी सीट को कंफर्म कर दिया है, तो आप अपने लॉगिन में जाकर इंस्टीट्यूट की फीस जमा कर देंगे। और अगर आपने फ्लोट का ऑप्शन विकल्प लिया है, इसका मतलब ये है कि अभी आप दूसरे नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं और उसमें दोबारा से चॉइस फिल करना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने फ्लोट का विकल्प चयन किया है उस दशा में अभ्यर्थी को ₹3000 सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। हमने अभी बताया था कि जो भी फ्लोट का ऑप्शन लेंगे उन्हें विशेष ध्यान रखना है कि सीट फ्लोट करते ही उसी समय आप ₹3000 सिक्योरिटी फीस अवश्य जमा कर दें, तभी आप अगले जो राउंड है उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केंद्र पर जाना होगा। यानी अभिलेख, जो अपने डॉक्यूमेंट हैं, वो वेरीफाई उन्हीं को कराने हैं जो अपना फ्रीज विकल्प चुनेंगे। ठीक है, और अपने नजदीकी जनपद में के सहायता केंद्र पर जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था का प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करने की कार्रवाई पूर्ण होगी। जैसे ही आप अपना हेल्पिंग सेंटर पर जाके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लेंगे, तो उसके बाद आप अपने लॉगिन में जाकर उस इंस्टीट्यूट की पूरी फीस को सबमिट करेंगे। प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि जमा नहीं करता है तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। ये हमने पहले ही बताया है कि इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने अपने विकल्प को फ्लोट चुना है तो जब तक आप ₹3000 सिक्योरिटी फीस जमा नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे और तीसरे चरण की काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे।
इसी प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है अथवा प्रवेश शुल्क निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराता है तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। यानी जिस स्टूडेंट ने अगर फ्रीज का विकल्प चयन किया है और अगर उसने फ्रीज विकल्प चयन करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराया या उसने उस इंस्टीट्यूट की पूरी फीस जमा नहीं करी तो वो दूसरे तीसरे चरण की काउंसलिंग में पात्र नहीं होगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपने फीस जमा नहीं की, फिर बाद में आपको पता लगा कि फीस जमा करनी थी, फिर आपने सोचा कि दूसरे राउंड में दोबारा से हम रजिस्ट्रेशन करा लेते, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखें। देन ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भी यह प्रक्रिया लागू होगी। ठीक है, यानी ऐसे वे अभ्यर्थी जिन्होंने फ्रीज या फ्लोट फ्रीज का ऑप्शन देने के बाद अगर उन्होंने फीस जमा नहीं करी तो वो दूसरी और तीसरी काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं करेंगे, लेकिन वो चौथी चरण की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भी यही प्रक्रिया लागू रहेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे। यानी ऐसे विद्यार्थी जिनको कोई राजकीय संस्था अलॉट हुई है या अनुदानित यानी जिसे एडेड संस्था बोलते हैं वो अलॉट हुई है, तो वो अभ्यर्थी अपने लॉगिन से ही संस्था की पूरी फीस जमा करेंगे। लेकिन अगर जिन स्टूडेंट को प्राइवेट पॉलिटेक्निक की संस्था अलॉट होती है तो वे केवल 3,000 रुपए अपने लॉगिन से जमा करेंगे, जो भी निर्धारित तिथि और समय है उसमें। बाकी का बचा हुआ जो फीस है वो आप अपनी संस्था में जमा करेंगे जो आपको अलॉट की गई है। ठीक है, उनको केवल अपने लॉगिन से 3,000 रुपए जमा करना है। प्राइवेट पॉलिटेक्निक जिनको अलॉट हुआ उनके लिए है ये। देन यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो वह द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। यानी कोई ऐसा अभ्यर्थी जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है लेकिन किन्हीं कारणों से वो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया है तो वह दूसरे चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर प्रक्रिया में भाग ले सकता है। इसी प्रकार द्वितीय चरण तक रजिस्ट्रेशन न कराने वाले अभ्यर्थी तृतीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। यानी ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण तो कर ली है लेकिन किन्हीं विषम परिस्थितियों के कारण वह प्रथम व द्वितीय चरण की काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर पाए हैं, तो वो तीसरे चरण की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होगा। जब आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे पहली बार काउंसलिंग के लिए तो उसी समय आपसे विकल्प पूछा जाएगा कि आप अपने अभिलेखों का सत्यापन किस सहायता केंद्र पर कराएंगे किस जनपद के सहायता केंद्र पर कराएंगे, उसका विकल्प आपसे पहले ही पूछ लिया जाएगा। और उस आवंटित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों तथा एक एक छाया प्रति के साथ आवंटन के चरण की निर्धारित तिथियों में ही उपस्थित होगा। यानी जो भी संस्था आपके हेल्पिंग सेंटर के लिए आपको आवंटित की गई यानी जिसका चुनाव आपने किया है उसमें जो तिथि हेल्पिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दी गई है आप उसी तिथि में जाकर अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, निर्धारित तिथि का ध्यान रखना है और एक एक छाया प्रति अपने सभी डॉक्यूमेंट की अपने साथ आप लेके जाएंगे। ठीक है, आवंटन के चरण की जो निर्धारित तिथि है उसी में ही आपको उपस्थित होना है। अगर आप उन तिथियों में उपस्थित नहीं हुए तो आपका जो आवंटन है जो अलॉटमेंट है वो निरस्त कर दिया जाएगा। प्रवेश सीट को छोड़ने की दशा में आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम पूर्णतः निरस्त हो जाएगा एवं जमा किया गया संपूर्ण प्रवेश शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई सीट प्रवेशित हुई है अलॉटेड हुई है और आपने वो सीट छोड़ दी है, आवंटित संस्था में आपने एडमिशन नहीं लिया है, पाठ्यक्रम पूर्णतः निरस्त, तो आप संस्था एवं पाठ्यक्रम पूर्णतः निरस्त हो जाएगा। तो आपको जो भी संस्था लॉट की गई है जो पाठ्यक्रम लॉट किया गया है वो निरस्त कर दिया जाएगा और आपने जो भी फीस जमा की है सारी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। परंतु ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग में समस्त चरणों से बाहर हो जाएंगे एवं किसी भी दशा में सत्र 2021-20 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है और आप उसमें एडमिशन नहीं लेते, ठीक है, अपनी पूरी फीस जमा नहीं करते या फ्लोट का ऑप्शन नहीं लेते तो आप फिर पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े उनसे निवेदन है नीचे बने लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को भी क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।